Good evening to all of you. Today we discuss about the topic of inventory materials controlling techniques. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंडर में रहेगा और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंडर में हमारा मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स एंड आउटपुट कॉस्टिंग इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। उसमें से हम मटेरियल इशूइंग मेथड्स देख चुके हैं जिसमें हमारे 4 टाइप्स के डिफरेंट मेथड्स थे। आज हमें जो डिस्कस करना है उसमें इन्वेंट्री मटेरियल कंट्रोलिंग टेक्निक्स डिस्कस करना है। देखिए, जब हम किसी भी गुड्स को परचेज़ करते हैं या रॉ मटेरियल को परचेज़ करते हैं तो उन्हें रख रखाव की, उन्हें प्रोक्योरमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। बिना रख रखाव, बिना प्रोक्योरमेंट किए, बिना उनकी सेफ्टी किए हम उसको गुड्स को आगे सेंड करने में, डिस्पैच करने के बारे में थोड़ा कम सोच पाते हैं, या गुड्स की वेस्टेज इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी के रिगार्डिंग आज हमारा टॉपिक रहेगा कि हम गुड्स की कंट्रोलिंग टेक्निक्स कैसे करते हैं, गुड्स को किस तरीके से जो है वो सेफ़ रख सकते हैं, कैसे उसका प्रोक्योरमेंट बेस्ट तरीके से किया जा सकता है। तो इसके अंदर जो हमें मेथड्स पढ़ने हैं वो डिफरेंट आपके 7 मेथड्स हैं, जिसमें से एक एक करके जो रहेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट मेथड होता है बजटरी कंट्रोल। अभी सिर्फ नेम डिस्कस करते हैं एक बारी पहले इनके सातों की, इनके 7 मेथड्स हैं। तो फर्स्ट होता है इसका बजटरी कंट्रोल, उसके अंडर में क्या क्या चीज़ें रहेगी ये हमें फर्दर डिस्कस करना है। सेकंड रहता है हमारे पास सिलेक्टिव एनालिसिस। सिलेक्टिव मटेरियल के रिगार्डिंग है तो सिलेक्टिव एनालिसिस। इस सिलेक्टिव एनालिसिस में डिफरेंट टाइप की 6 एनालिसिस है, उसको हमें डिस्कस करना है। थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास कंट्रोलिंग टेक्निक है वो है हमारे पास है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये सबसे बेस्ट हम कह सकते हैं कंट्रोलिंग टेक्निक है, तो इसको हमें सबसे अच्छे से डिस्कस करना है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कॉमर्स में अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो मटेरियल कंट्रोलिंग टेक्निक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, तो इसको हम डिस्कस थोड़ा डिटेल में ही करेंगे। फोर्थ हमारे पास टेक्निक होती है इन्वेंट्री लेवल्स। इन्वेंट्री लेवल्स या लिमिट्स, इसको हम लिमिट्स भी कह सकते हैं या लेवल्स, जैसे भी आप समझना चाहे। फिफ्थ हमारे पास होता है परपेचुअल एंड पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल एंड पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम सारा हमें मटेरियल के रिगार्डिंग ही पढ़ना है, तो PP सिस्टम भी बोल सकते हैं इसको। परपेचुअल एंड पीरियोडिकल 2 P's है, तो PP सिस्टम भी बोल सकते हैं। 6 हमारे पास रहता है इसमें आपके पास इन्वेंट्री रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, मूविंग रेशियो जिसको आप बोल सकते हैं। इन्वेंट्री का कितना मूव होएगा, मूविंग रेशियो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मतलब इसके अलावा भी और भी मेथड्स हो सकते हैं, बट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो 7 मेथड्स है उसमें हमारे पास लास्ट मेथड है इनपुट आउटपुट रेशियो। इनपुट आउटपुट रेशियो, इसको हम कंट्रोल रेशियो भी बोल सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी न्यू फर्दर टेक्निक्स है, ये हमारे पास लास्ट जो है वो विजिबल है आपके पास, इनपुट आउटपुट रेशियो। आप नेम सुन सकते हैं इसको। इसके अलावा भी हमारे पास और भी फर्दर टेक्निक्स है, जैसे आज के टाइम में जो आया हुआ है वो JIT आया हुआ है, जस्ट इन टाइम, बट वो मॉडर्न टेक्निक्स में हमें इंक्लूड कर सकते हैं। फिलहाल जो हमें बात करनी है कंट्रोलिंग टेक्निक्स की, ये हमें डिफरेंट टाइप की 7 टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करना है। तो हियर आर 7 टेक्निक्स नेम विच आर बजटरी कंट्रोल, सिलेक्टिव एनालिसिस, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दैट मीन्स EOQ, इन्वेंट्री लेवल्स या लिमिट्स, परपेचुअल एंड पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या मूविंग रेशियो, इनपुट आउटपुट रेशियो या कंट्रोल रेशियो। 7th का आप नेम सुन सकते हैं, इनपुट आउटपुट रेशियो या कंट्रोल रेशियो। तो एक एक करके इसको चलो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल नेम बड़ा फेमस है इसका, क्योंकि बाद में हमें इसके प्रैक्टिकल अप्रोचेस पे भी काम करना होता है। तो अभी हम एक एक करके जो टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं उसमें से फर्स्ट टेक्निक है आपकी बजटरी कंट्रोल। तो देखिए, कंट्रोल से पहले हमें इसकी 3 चीज़ें जो है वो डिस्कस करनी है। फर्स्ट इज बजट, सेकंड इज बजटिंग एंड थर्ड इज बजटरी कंट्रोल। एक एक करके डिस्कस करेंगे तब जाके ये कंट्रोल टेक्निक जो है हमें समझ आएगी। आपको पता होना चाहिए बजट क्या है,
बजटिंग से क्या मीनिंग निकल सकता है और फिर बजटरी कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। फर्स्ट टेक्निक है ये, बजट होता है प्री प्लान आइडिया इन मॉनेटरी टर्म्स, इन क्वांटिटी टर्म्स, जैसे भी आप कर सकते हो। तो प्री प्लान्ड आइडिया, प्री प्लान्ड आइडिया, आप किसी चीज़ के लिए पहले से जो है एक स्टैंडर्डाइज डिसीजन लेना चाहते हो, तो आप उसके लिए पहले एक स्टैंडर्ड डिसाइड करते हो। मीन्स जैसे मुझे अगर कोई यूनिट बनानी है, 1 यूनिट बनानी है, 10 यूनिट्स बनानी है, 1 यूनिट के लिए कितना जो मटेरियल है वो कंज्यूम होगा, या 10 यूनिट्स के लिए कितना मटेरियल कंज्यूम होगा, इस चीज़ के रिगार्डिंग अगर मुझे कोई डिसीजन लेना है तो पहले मैं एक स्टैंडर्ड बनाऊंगी, उसी के अकॉर्डिंग काम करने की सोचूंगी। तो प्री प्लान्ड आइडिया मतलब पहले आप इसके ऊपर कुछ सिर्फ थिंकिंग के रूप में आप कह सकते हो, थिंकिंग वे में आप इसको थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हो, उसके बाद आप इसकी प्रोसेस के ऊपर वर्क करते हो। डेट मीन्स आप पहले सिर्फ एक अपने माइंड को सेट करने की कोशिश करते हो कि माइंड इस तरीके से सेट हो जाएगा तो काम इस तरीके से किया जा सकता है। आपने अभी एक्चुअली में परफॉर्म नहीं किया है, बट आप उसको सेट करने की कोशिश कर रहे हो। मीन्स फर्स्टली जो हम प्री थिंकिंग करते हैं, जो पहले हम सोच रहे हैं, उसी को हम बजट बोलेंगे। जैसे कि अगर मुझे महीने का खर्चा चलाना है, तो एक हाउसवाइफ में अगर मुझे महीने का खर्चा चलाना है तो मैं 1 तारीख को ये सोचना शुरू कर दूँगी कि मुझे अपने 30 से 31 तक जो है वो किस टाइप से कि कौन कौन से खर्चे जो है वो निकालने हैं, उनके लिए कैसे मुझे कितने मनी की कहाँ पे ज़रूरत है, कितने मनी की कहाँ ज़रूरत है। सेम ऐसे ही अगर हम इन्वेंट्री कंट्रोलिंग या बजटरी कंट्रोल की बात करें, तो कौन सी यूनिट के लिए कितना मटेरियल चाहिए, कौन सी यूनिट के लिए कितनी वेस्टेज हो जाएगी, स्क्रैप कितना निकलेगा, कितनी यूनिट्स उसमें कंज्यूम हो जाए, कितनी यूनिट्स उसमें प्रोड्यूस हो जाएगी, कितनी फिर उसको हम सेल करके कंज्यूम कर लेंगे। इस टाइप की जो ऑल ओवर जो डिसीजंस प्री में लिए जाते हैं, मतलब फर्स्टली आपको थिंकिंग में लिए जाते हैं, वो सारा कुछ है बजट। मॉनेटरी टर्म्स में हो सकता है, क्वांटिटी टर्म्स में हो सकता है, एनी ऑफ ऑल, मतलब आपको कोई डिजिट टर्म में हो गई होगा, ठीक है ना। तो बजट जो है वो प्री प्लान आइडिया इन डिजिट से, कोई भी आप डिजिट्स, क्वांटिटी, मॉनेटरी, एनी फॉर्म में। उसके बाद बजटिंग, अब ये तो हमें शुरू से सिखाया जाता है जब हम छोटे होते हैं तभी, कि जिसके पीछे जो ING या शन लग जाए, TION, इस टाइप के 2 वर्ड्स जो है वो लग जाए, वो किसी वर्ब को प्रेजेंट करते हैं, किसी प्रोसेस को प्रेजेंट करते हैं। मीन्स बजट बनाने की प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग, प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग, इसको आप जो है वो बजटिंग कह सकते हो, ठीक है। तो बजटिंग का मतलब है प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग। मुझे वो बजट जो है वो कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, उसको मुझे क्या स्टैंडर्ड डिसाइड करने हैं, क्या क्या उसके जो है वो पैरामीटर्स मुझे शुरू में लेके चलने हैं, उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ में मुझे काम करना है, किस फॉर्मेट में काम करना है, ये सब चीज़ें जो है वो बजटिंग है। मतलब आपने बजट सोच लिया, प्री प्लान आइडिया सोच लिया, उसको आप एक्चुअली में परफॉर्म करने के लिए किस टाइप की टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हो, किस टाइप से वेज का यूज़ कर रहे हो, कौन से मेथड का यूज़ कर रहे हो, वो सब चीज़ें जो है वो बजटिंग के अंदर डिसाइड हो जाती हैं। तो बजटिंग मीन्स प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग, जब आप बजट को रियल फॉर्मेट में लाने की कोशिश कर रहे हो। आफ्टर ऑल आता है बजटरी कंट्रोल। तो हमने एक बिजनेस मैनेजमेंट में एक प्रोसेस पढ़ी है, कंट्रोल प्रोसेस, वही सेम बजटरी कंट्रोल है। आपने सबसे पहले क्या किया, आपने स्टैंडर्ड डिसाइड किया, ठीक है जी, हो गया, स्टैंडर्ड डिसाइड हो गया। स्टैंडर्ड डिसाइड के बाद आपने उसके ऊपर काम करना शुरू किया, मीन्स आपने परफॉर्मेंस दी अपनी। अब परफॉर्मेंस जो है उसको आप एक्चुअली बोलोगे, तो आपने एक्चुअली जो है वो परफॉर्मेंस दी। आफ्टर ऑल आप क्या करोगे, आफ्टर ऑल आपको अब उसमें डेविएशन फाइंड आउट करनी है। तो आपने क्या किया, कंपेयर किया इन दोनों को, परफॉर्मेंस एक्चुअल और जो स्टैंडर्ड दिया था उसको आपने कंपेयर किया, एक्चुअल विद स्टैंडर्ड, आपने एक्चुअल को स्टैंडर्ड से कंपेयर किया, ठीक है ना। इसको सिर्फ आप सुन सकते हो, याद तो ये सबको रह जाती है। फिर आपने कंपेयर करने के बाद अब आपने उसका डेविएशन फाइंड आउट किया, डेविएशन, डिफरेंसेस, जो भी आपको वर्ड सूटेबल है, आफ्टर ऑल आपको लिखना है तो आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। डेविएशन डिफरेंसेस फाइंड आउट किए। अब सीधी सी बात है, अगर मुझे मटेरियल मैंने स्टैंडर्ड लिया था 10 किलो का, एक यूनिट के लिए 10 किलो कंज्यूम हो जाएगा, या 10 किलो में 1 यूनिट बनेगी, और वो अगर 12 किलो ले रही है, डेट मीन्स मैंने स्टैंडर्ड से अच्छा काम नहीं किया है, एक्चुअल मेरा ज़्यादा हो रहा है वेस्टेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, 2 किलो मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ, तो यहाँ पे वो चीज़ अच्छी नहीं है। मतलब आपको कंपेयर इस टाइप से करना होता है कि आपको खुद सोचना है कि एक्चुअल कब ज़्यादा होगा तो अच्छा माना जाएगा, एक्चुअल कब कम होगा तब वो अच्छा माना जाएगा। ये चीज़ें में थोड़ा सोच विचार के खुद ही करना पड़ता है कि स्टैंडर्ड कब कम हो और स्टैंडर्ड कब ज़्यादा हो,
ठीक है ना। स्टैंडर्ड कब कम अच्छा होगा, स्टैंडर्ड कब ज़्यादा अच्छा होगा, एक्चुअल कब कम अच्छा होगा, एक्चुअल कब ज़्यादा अच्छा होगा, ये चीज़ें हमें खुद ही सोचना होता है। डिफरेंसेस या डेविएशन फाइंड आउट कर ली, आफ्टर ऑल आप कंट्रोल करोगे। अगर वो पॉजिटिव डेविएशन है तो आप उसको कंट्रोल करने के बारे में सोचोगे नहीं, जैसा चल रहा है चलने दीजिए, बल्कि आगे फर्दर प्रोसेस के लिए आप उसी को यूज़ करोगे, उसी के ऊपर एप्लीकेबल वर्क करोगे। बट अगर वो डेविएशन जो है वो नेगेटिव वे में है, मतलब आपने जो सोचा था उसके रिगार्डिंग काम ना हो कि उसका उल्टा काम हुआ है, या वेस्टेज ज़्यादा हुई है, या आपका खर्चा जो है वो मनी एक्सपेंसेस आपका इंक्रीज़ हुआ है, तो आपको अब कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो बजटरी कंट्रोल सीधी सी बात है, इसी चीज़ को प्रेजेंट करता है। आपने जो बजट बनाया था उसके ऊपर जो आपने प्रोसेस लगाई है, उसके बाद जो आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो पॉजिटिव वे में मिल रहे हैं या नेगेटिव वे में मिल रहे हैं। इफ़ रिजल्ट्स आर पॉजिटिव देन नॉट नीड ऑफ कंट्रोलिंग, इफ़ रिजल्ट्स आर नेगेटिव देन आपको ज़रूरत है, उस नीड है आपको उसको कंट्रोल करने की। तो बजटरी कंट्रोल एक सिंपल टेक्निक्स है, इसके अंदर हमें वेरियस टाइप्स ऑफ बजट्स को बनाना होता है। उस वेरियस टाइप्स ऑफ बजट्स में बजट्स रहते हैं लाइक सेल्स बजट हो गए, मतलब मैं आपको सिर्फ नेम बता देते हैं। सेल्स बजट हो गई, आपका मटेरियल बजट हो गया, प्रोडक्शन बजट हो गया, हम प्रोडक्शन की रिगार्डिंग सोच लेते हैं। एक्सपेंसेस बजट हो गए, ओवरहेड्स बजट हो गए, एक्सपेंसेस हो गए, ओवरहेड्स हो गए, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल हो गए, मतलब वेरियस टाइप्स के फिक्स एंड फ्लेक्सिबल में भी खर्चे रहते हैं। सेल्स एंड एक्सपेंसेस का मिक्सचर है फिक्स्ड एंड वेरिएबल फ्लेक्सिबल। तो हमारे पास इतने सारे बजट्स जो है हमें बनाने होते हैं, ये हर कंपनी के लिए, हर फर्म के लिए, जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, सेलिंग इंडस्ट्री है, जिस भी टाइप की इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे बजट कंट्रोल एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है मटेरियल के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट टेक्निक सिर्फ इतनी सी है, प्रैक्टिकल अप्रोच में काफ़ी बड़ी है। सिर्फ अगर हम इसको एक थ्योरेटिकल वे में या एक सिर्फ फॉर्मूलाज वे में यूज़ करने की कोशिश करें या सिर्फ मीनिंग को क्लियर करें, तो बजटरी कंट्रोल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है अपने आप में। बजट्स, उसके बाद बजटिंग, प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग, आफ्टर ऑल आप उसका बजटरी कंट्रोल करोगे बाय स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कंपैरिजन, ठीक है ना। इसके बाद एक्चुअल और स्टैंडर्ड का कंपैरिजन करके आफ्टर ऑल उसके बाद ही आप बजटरी कंट्रोल की टेक्निक को यूज़ कर पाएंगे। तो फर्स्ट टेक्निक हो गई। अब हमारे पास सेकेंड टेक्निक आती है सेलेक्टिव एनालिसिस। सेलेक्टिव एनालिसिस बहुत यूज़फुल टेक्निक है, हम जहाँ जहाँ यूज़ करते हैं, किस किस वर्क में कैसे कैसे यूज़ करते हैं, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकंड टेक्निक का नाम है हमारा सेलेक्टिव एनालिसिस। इसके अंदर हमारे पास वेरियस 6 टाइप की एनालिसिस है। एक बार हम इनके नेम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट होता है इसमें ABC, अभी हम इसकी फुल फॉर्म डिस्कस करेंगे। सेकेंड होता है हमारे पास BDE, ठीक है। थर्ड हमारे पास है इसका HML, फोर्थ है हमारे पास इसका SDE, फिफ्थ है हमारे पास इसका FSN और सिक्स्थ है हमारे पास इसका SOS। एक बार इनके फुल फॉर्म हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद ही हमें समझ आएगा। ABC ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल, ABC डिराइव्ड ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल, या ABC फुल फॉर्म इज ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल। VDE फुल फॉर्म इज विटल या वाइटल बोलते हैं कुछ लोग, वाइटल, डिजायरेबल एंड इसेंशियल, ठीक है। इसको VED बोलते हैं कुछ लोग, VED, तो इसको VDE की जगह VED, वाइटल, इसेंशियल एंड डिजायरेबल, क्योंकि हमें ना थोड़ा अप से बॉटम की तरफ आना है, थोड़ा ऊपर से नीचे की तरफ आना है, तो VED से ही सही फॉर्म है इसकी। HML हायर, मिडल या मॉडरेट, आप मिडल बोल सकते हो या मॉडरेट बोल सकते हो, एंड लोअर। SD फुल फॉर्म इज स्केयर, डिफिकल्ट एंड इजी, ठीक है। ये 3 वर्ड्स है, ऑटोमेटिक 1 2 3, 3 वर्ड्स है। तो इन 3 वर्ड्स के मीनिंग अभी हम इंग्लिश में बोल रहे हैं, उसके बाद हम इसका हिंदी मीनिंग बता देते हैं। तो अभी इसके 3 वर्ड्स की पहले आप फुल फॉर्म जान लीजिए, उसके बाद ये एनालिसिस कैसे वर्क करता है। इस एनालिसिस में हम मटेरियल का किस रूप को देखते हैं, मतलब किस वे में उसको यूज़ करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। FSN, ये भी 3 वर्ड्स है। तो फास्ट, स्लो एंड न्यूट्रल या नल।
एंड लास्ट ये 2 वर्ड्स ही है, तो सीजनल एंड ऑफ सीजनल, सीजनल एंड ऑफ सीजनल, ये विजिबल होगा आपको, नहीं तो आप इसकी फुल फॉर्म जो है वो सिर्फ सुन सकते हैं। तो देखिए इसके 3 वर्ड्स जो हमने कैसे कैसे बनाए हैं, ABC, VED, HML, SDE, FSN, SOS। तो एक बार इसका हिंदी मीनिंग देखते हैं। देखिए ABC ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल, मतलब आपके पास अगर 3 वेज की कैटेगरीज में कोई गुड्स है तो आप उनका जो है, अच्छा ये जिनके 3 वर्ड्स हैं उसमें 3 टाइप्स के गुड्स हैं, जो उसमें SOS में 2 वर्ड्स ही है, 2 वर्ड्स कॉम्बिनेशन है, तो वहाँ पे 2 टाइप के गुड्स हैं। ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल, मतलब मुझे अपने गुड्स को हमेशा बेस्ट कंट्रोल करना है और हमेशा ही बेस्ट कंट्रोल करना है, ऑलवेज बेस्ट हमेशा। तो हमेशा बेस्ट कंट्रोल करना, तो पहले मैं उसको ABC 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दूंगी। मेरे पास 3 गुड्स थे, मैंने ABC 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो A में मैं वो वाला गुड रखूँगी जिसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा है और जिसकी जो क्वांटिटी है वो कम है। जस्ट लाइक अगर मैं एक गोल्ड स्मिथ हूँ, मैं एक सुनार हूँ और मेरे पास सुनार के पास क्या मटेरियल होता है, मतलब मुझे मटेरियल इस टाइप से फाइंड आउट करना है, इस टाइप से अपने एग्जांपल को मैं एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ उनको। तो एग्जांपल इस तरीके से सेट करना है कि वो प्रोडक्ट जो है तीनों एक ही कैटेगरी में फिट हो जाए। जैसे मैंने अपने आप को गोल्ड स्मिथ मान लिया इस समय, तो मेरे पास सोना है, चांदी है और कुछ जो है वो इस टाइप के स्टोन्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो गोल्ड जो होता है वो हमारे पास ज़्यादा होता है, वैल्यू का बहुत ज़्यादा होता है, मतलब वैल्यू उसकी सबसे ज़्यादा होती है। तो हमने क्या किया, गोल्ड को एक कैटेगरी में रख दिया, वैल्यू बहुत ज़्यादा, क्वांटिटी उस समय जब हम सोनार के पास देखने जाएंगे तो उसके पास बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, ठीक ठीक मिलेगा, तो क्वांटिटी में वो कम है। तो ए कैटेगरी प्रेजेंट वो करती है जिसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है और क्वांटिटी जो होती है वो कम होती है। बी बीच का हो गया, मतलब वैल्यू भी मिडल और क्वांटिटी भी मिडल। फॉर एग्जांपल उसके पास सिल्वर है, चांदी है, उसकी वो वैल्यू भी बीच की होती है, सोने से कम होती है और उसकी क्वांटिटी सोने से ज़्यादा होती है, गोल्ड से ज़्यादा होती है। सी कैटेगरी में मैंने कोई स्टोन लिया है या किसी भी टाइप का आप और मटेरियल ले सकते हो। अगर हमने गोल्ड ले लिया, सिल्वर ले लिया, अगर मेरे पास कोई वो कॉपर वगैरह भी डालता है कभी कभी तो कॉपर ले लेते हैं, तो सी कैटेगरी में कॉपर या स्टोन ले लीजिए, तांबा ले लीजिए। तो इसमें सी कैटेगरी में उसकी वैल्यू जो है वो बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम है, वैल्यू जो है वो बहुत डाउन है और उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अप है। तो ABC रिप्रेजेंट द वो वैल्यू एंड वॉल्यूम, क्वांटिटी को यहाँ वॉल्यूम बोल सकते हैं, वैल्यू एंड वॉल्यूम एनालिसिस, मतलब ए कैटेगरी में आप वैल्यू ज़्यादा वॉल्यूम कम, बी कैटेगरी में आप मॉडरेट वैल्यू मॉडरेट वॉल्यूम एंड सी कैटेगरी में आप वैल्यू बहुत कम और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा, इस टाइप से गुड्स रखना पसंद करते हो ताकि आपके गुड्स की कैटेगरी बनी रहे, साथ साथ आप अपने रख रखाव, प्रोक्योरमेंट या सेफ्टी जो भी आपको तरीके से करना है वो आप तरीके से कर पाएंगे। तो ABC एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, हम यूज़ ज़्यादातर अपने घरों में भी ऐसे ही करते हैं, अपने अच्छे कपड़ों के साथ, अपने पार्टी वियर्स के साथ और अपने डेली रूटीन वियर्स के साथ, डेली रूटीन अपने क्लोथ के साथ हम उनके साथ ABC एनालिसिस ही यूज़ करते हैं। तो ABC हमारा डेली लाइफ में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल, अगर इसकी हम एक और फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी एक और फुल फॉर्म होती है, बट उसका मीनिंग बिल्कुल ही अलग है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो वो हमें यहाँ डिस्कस नहीं करना। ABC जो हमें सिलेक्टिव एनालिसिस में यूज़ करना है उसकी फुल फॉर्म रहेगी आपकी ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल। डेट्स इट। सेकेंड एनालिसिस आपके पास है VED एनालिसिस, वाइटल, एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल। वाइटल का मतलब होता है आपके पास मतलब बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी, मतलब जिसके बिना तो आप काम ही नहीं कर सकते हो। एसेंशियल ज़रूरी एंड डिज़ायरेबल आपकी मर्जी है, मतलब थोड़ा सा जो उसका यूजिंग टेक्निक है या थोड़ा सा उसकी नीडिंग टेक्निक है, नीडिंग जो है उसकी वो थोड़ी थोड़ी डाउन हो रही है। वाइटल बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। एसेंशियल ज़रूरी एंड डिज़ायरेबल, ठीक है, मिल जाएगा तो आवश्यकता अनुसार, मतलब मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी हम काम चला ही लेंगे। तो वाइटल, अब अगर मुझे एग्जांपल सेट करना है मटेरियल के रिगार्डिंग, तो थोड़ी देर के लिए हम अपने आप को टेलर मान लेते हैं। एक एग्जांपल ही तो सेट करना है हमें अपने गुड्स के रिगार्डिंग।
अच्छा, इसमें वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी, चाहे आपके लिए वो 50 पैसे की चीज़ हो, मतलब 50 पैसे का अगर कोई कॉइन है उसी से आप वो खरीद सकते हो। चलो अब तो चलता नहीं है तो 1 रुपये ले लेते हैं। 1 रुपये की अगर वो चीज़ है और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप उसको वाइटल कैटेगरी में कैटेगराइज करोगे। मतलब अगर हमें अपने आप को टेलर अज्यूम कर रही हूँ तो मुझे अगर 3 टाइप्स के गुड्स लेने हैं टेलर के लिए, तो मैंने ले लिया नीडल, थ्रेड एंड डिफरेंट कलर्स क्लोथ्स। तो जो मेरे पास नीडल है मतलब सुई है, उसकी चाहे कीमत इस समय कुछ ना हो, ऐसे मिल जाएगी हमें हमारे किसी चीज़ के साथ फ्री आ रही है। लाइक अगर हम कोई साड़ी के फॉल वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उनमें वो लगी हुई फ्री के तौर पे हमें एक फ्री गिफ्ट मिलता है। बट टेलर की बात करें तो बिना नीडल के, बिना सुई के वो अपनी मशीन को ऑपरेट ही नहीं कर सकता है। तो वाइटल में जो आता है वो बिल्कुल ज़रूरी वाला ही प्रोडक्ट आता है, बहुत ज़रूरी वाला ही गुड आता है, मटेरियल आता है। तो नीडल वाइटल में रख दिया। इसेंशियल में ज़रूरी, अब मुझे थ्रेड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिना थ्रेड्स के तो मैं कैसे काम करूँगी। थ्रेड की कीमत लेकिन सुई की कीमत से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो मैंने इस वजह से आपको समझा रही हूँ कि यहाँ पे वैल्यू का कोई एनालिसिस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपकी ज़रूरत का एनालिसिस है, मतलब आपको आपकी नीड के अकॉर्डिंग वर्क करना है। तो वाइटल में मैंने नीडल रख दिया, नीडल ठीक है। उससे मैंने थ्रेड रख दिया, धागे, थ्रेड इज मतलब थ्रेड जो होता है वो धागे होते हैं। एसेंशियल में रख दिया मैंने कलर्स क्लोथ्स, तो कलरफुल क्लोथ्स। अब मेरे को कोई डिज़ाइन करना है तो उसके लिए कोई कपड़ा इधर मिल जाए, कोई कपड़ा उधर मिल जाए, मतलब मेरे को सिर्फ आपको समझाने के लिए यूज़ वर्ड्स बताने हैं। तो वीडी एनालिसिस में उस टाइप के गुड्स रखा जाते हैं जिनकी ज़रूरत बहुत 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 ज़्यादा होती है, तो वो आपके पास वाइटल कैटेगरी गुड्स हैं। जिनकी ज़रूरत है आपको काम करने के लिए वो आपके पास एसेंशियल गुड्स हैं। एंड जिनकी ज़रूरत के बिना भी आप काम कर सकते होंगे तो अच्छी बात है, वो आपके पास कलरफुल क्लोथ्स हैं। ठीक है, कीमत से हमें मतलब नहीं है इस समय, आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो और कैटेगरीज में। थर्ड एनालिसिस इज मतलब थर्ड सेलेक्टिव एनालिसिस के अंदर ही थर्ड कैटेगरी है, वो है आपके पास HML, हायर, मिडल एंड लोअर। मतलब आप अपने जो इसमें आपको लेना है वैल्यूज़ के ऊपर, ठीक है। तो आपके पास जो हायर वैल्यूज़ के गुड्स होंगे वो फर्स्ट कैटेगरी, जो आपके पास मॉडरेट कैटेगरी के गुड होंगे वो मिडल कैटेगरी, एंड लोअर कैटेगरी के लोअर कैटेगरी में। ये आप HML अपने डेली रूटीन में रोज़ ही यूज़ करते हैं, तो इसको समझाने की जरूरत नहीं है। SDE, स्केयर, डिफ़िकल्ट एंड ईजी। ज़्यादातर ये जो यूज़ होता है SDE ये मेडिसिन में यूज़ होता है, तो मेडिसिन के लिए आप SDE एनालिसिस ज़्यादा यूज़ करते हो। मेडिसिन के लिए जो ज़्यादातर एनालिसिस यूज़ है वो SDE है। स्केयर, जिसका मिलना जो है लुप्त है, जो मतलब लुप्त का मतलब जो मिलना बड़ा ही मुश्किल है, मिलती ही नहीं है। स्केयर, जिसकी कमी है बहुत ज़्यादा, लुप्त जिसकी कमी हो, ठीक है ना, मतलब जो जल्दी से नहीं मिल पाती है। तो स्केयर, जैसे कोरोना वैक्सीन के लिए बड़ा टिपिकल हमें अपने आप वैक्सीन खुद जनरेट करनी पड़ रही है, या अगर हम एड्स की बात करें, कैंसर की बात करें, तो इनकी जो इलाज है वो लाइलाज है, मतलब जल्दी से नहीं हो पाते। इनकी मेडिसिन जो होती है वो ऑल ओवर किसी को नहीं मिलती है, या कोई एक आजकल वो शुरू से ही बाय बोर्न जब वो जन्म लेते हैं तो उनको कुछ बीमारी हो जाती है, अपना इंडिया में वो टीका है नहीं। अगर अमेरिका से बात करें तो वो 16 करोड़, उसका अगर टैक्सेस लगा के उस टीके की बात करें, उसको इंडिया में मंगवाया जाए तो वो 16 करोड़ का बैठता है। डैट मीन्स उस टाइप का जो मेडिसिन है, उस टाइप का जो इंजेक्शन है, सिरिंज है, जो भी है वो काफ़ी स्केयर है। तो स्केयर में आती है जो लुप्त होता है, जिसका मिलना नामुमकिन है एक तरीके से। डिफ़िकल्ट, मिल जाएगी लेकिन थोड़ी कोशिशें करनी पड़ेगी। लाइक डायबिटीज़ की दवाओं में सॉल्ट जो होता है वो अलग अलग होता है, तो मिल तो जाती है लेकिन कोशिशें करने के बाद, मतलब आप बैठे बैठे जो है ऑर्डर करोगे और आ जाएगा, ऐसा इतना जल्दी से मिलने वाला रूटीन नहीं है उन दवाइयों का। तो हर किसी की डायबिटीज़ का अलग अलग लेवल होता है। तो डिफ़िकल्ट में वो मेडिसिन जो थोड़ी मुश्किलों से मिलेगी, स्केयर्स में वो जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से मिलेगी, एंड इजी जो ऑल टाइम अवेलेबल है, PCM, पैरासीटामोल, सेराडोन, कोई भी कॉम्बीफ्लैम, ये हर घर में जो है वो ऑल टाइम अवेलेबल रहती है, ठीक है ना। तो स्केयर्स, डिफ़िकल्ट एंड इजी। स्केयर्स में वो आइटम जो बड़ा ही बहुत ही लुप्त टाइप की है, डिफ़िकल्ट जो मिल जाएगी, थोड़ी कोशिशें करनी पड़ेगी, मुश्किलों से मिलेगी, एंड इजी ऑल टाइम अवेलेबल। FSN, फास्ट, स्लो और नल। फास्ट जो फटाफट ख़त्म हो जाते हैं, आते ही ख़त्म हो जाते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं हम। चॉकलेट्स, तो हमारे पास जो है वो चॉकलेट्स वो फास्ट मूविंग गुड्स में है। स्लो, थोड़ा धीरे धीरे हम कंज्यूम करेंगे, आएगी, रखेंगे, फिर उसको धीरे धीरे कंज्यूम होएगी। जैसे दिवाली पे जब बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ हो जाती है तो वो स्लो मूविंग में आ गई।
मैं गुड्स में इसमें कंज्यूम वाले आइटम ले रही हूँ जो खाने पीने में काम आ रही है। नल, अब जिसको कोई खाना पसंद नहीं करता तो आप कुछ भी ऐसे ले लीजिए जिसमें फ्लेवर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, शुगर फ्री, शुगर लेस कोई कैंडी ले लीजिए। तो उसको अगर वो रखी रहेगी तो रखी रहेगी, उसको कोई भी कंज्यूम नहीं करेगा। तो फास्ट, स्लो एंड नल न्यूट्रल गुड्स जो जल्दी ख़त्म हो जाए, थोड़ा धीरे ख़त्म हो, और जो बिल्कुल ही ख़त्म होने के लिए सोचे कि कैसे ख़त्म करें इसको। ऐसे बाद सीजनल एंड नॉन सीजनल, समर एंड विंटर। समर में आप क्लॉथ्स पहनते हो कॉटन के, एंड विंटर में पहनते हो आप वुलन के। तो ऑफ सीजनल के समय बहुत सस्ते होते हैं और सीजनल के समय वो महंगे होते हैं, इस टाइप से। तो सेलेक्टिव एनालिसिस में हर कोई जो दुकानदार है, शॉपकीपर है, इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चरर है, एनी टाइप ऑफ पर्सन जो किसी न किसी काम में लगा हुआ है, वो अपने गुड्स के साथ जो एनालिसिस यूज़ करता है। एक्चुअली जो हम गर्ल्स, हाउस वाइफ्स हो गई, या कोई भी एक पर्सन, छोटे छोटे बच्चे भी अपने गुड्स के साथ इन एनालिसिस में यूज़ करता ही करता है। तो सेलेक्टिव एनालिसिस रिगार्डिंग अबाउट द सिलेक्शन ऑफ गुड्स, किस कैटेगरी में किस गुड्स को रखना है हमें। सेकेंड एनालिसिस इज कम्प्लीट। अब हमारा जो मूव हो जाएगा वो थर्ड एनालिसिस, सबसे इम्पॉर्टेंट एनालिसिस जो है उसकी तरफ मूव करेंगे। एक एक करके हमें सातों की सातों एनालिसिस जो है वो डिस्कस कर लेनी है। तो हमारे पास जो थर्ड एनालिसिस है वो हमारे पास है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ। ठीक है, हमें वन टाइम में कितना गुड्स जो है, कितना मटेरियल जो है वो किसी को डिस्पैच करना है, किसी को डिलीवर करना है। अब मुझे उसका आइडिया नहीं लग पा रहा है और मैं अगर अपनी मर्ज़ी से भेजने की सोच रही हूँ तो जो है मेरा खर्चा ज़्यादा बैठ रहा है या वो मना कर रहा है, मुझे इतना नहीं चाहिए। तो मुझे ये डिसीजन कैसे लेना चाहिए, मुझे वन टाइम में कितना गुड्स जो है वो सामने वाले को डिस्पैच कर देना है, किसी ने ऑर्डर दिया है। तो ये चीज़ जो है ये बताता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी। यहाँ इकोनॉमिक का मतलब है सस्ता, जो आपकी जेब पे फिट बैठे। तो इससे ये इसकी जो यूनिट निकल के आएगी, इसका जो मनी डिसीजन निकल के आएगा वो सबसे बेस्ट डिसीजन माना जाता है EOQ पॉलिसी, बेस्ट फॉर द डिस्पैचिंग ऑफ गुड्स इन वन टाइम। तो इसके अंदर हम क्या क्या निकालते हैं, EOQ साइज़ निकालते हैं पहले। EOQ साइज़ को हम Q बेस में O क्वांटिटी ऑर्डर साइज़ भी बोलते हैं। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना है 2 × R × CO अपॉन में CC और इसका फुल अंडर रूट। अब यहाँ पे R क्या है, R मीन्स रिक्वायरमेंट लेकिन एनुअल की, एक साल की रिक्वायरमेंट। तो कुछ लोग यहाँ पे A भी यूज़ कर लेते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी यूज़ कीजिए। CO जो है वो है ऑर्डर कॉस्ट, ऑर्डर पर कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट लिख ले, पर ऑर्डर कॉस्ट। एक ऑर्डर की कितनी कॉस्ट है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस होते हैं कि यहाँ से वहाँ जाने का एक बारी में कितना खर्चा लगेगा। CC जो है इसको हम CH बोलते हैं, CSA बोलते हैं, कैरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट या स्टोरिंग कॉस्ट, मतलब रख रखाव का कितना खर्चा लगेगा। तो इस फॉर्मूले से जो मैं निकालूंगी वो यूनिट्स आएगी कि इतनी यूनिट्स जो है, यूनिट्स में होगा तो यूनिट्स, केजी में होगा तो केजी, टन में होगा तो टन, यानी इन वन टाइम एक बार में जो है मुझे इतनी यूनिट्स जो है अपने यहाँ से डिस्पैच करनी है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक डिलीवर जो है जिसको डिस्पैच करना है अपने पास से गुड्स, वो एक बारे में कितना साइज़ भेजे। जैसे अगर बाई चांस मुझे मेरे पास की 24,000 जो है वो यूनिट्स बता दी सामने वाले ने कि मुझे 24,000 यूनिट जो है एक साल में चाहिए। अब मैं 24,000 एक बार में भेजूँ, 5-5, 4-4 महीने में भेजूँ, 2 ऑर्डर में भेजूँ, 4 ऑर्डर में भेजूँ, मुझे इसमें कन्फ्यूज़न है। कभी ज़्यादा भेजती हूँ तो मेरा खर्चा ज़्यादा बैठ रहा है, वो मना कर देता है, या उसका खर्चा ज़्यादा बैठ रहा है। इस टाइप से कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप के डिसीजन लेने के लिए जब आपको सामने वाले की एनुअल रिक्वायरमेंट पता हो और आपको उसको ऑर्डर एक साल के अंदर पूरा कंप्लीट करना हो, तब आप अपनाते हैं EOQ पॉलिसी। बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में EOQ पॉलिसी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसी से पता चलता है कि एक साल की रिक्वायरमेंट को कैसे जो है वो कंप्लीट आउट करना है। उसके बाद हमें निकालना होता है इसका नंबर ऑफ़ ऑर्डर, कितने नंबर ऑफ़ ऑर्डर हमें साल में लगाने पड़ेंगे। साइज आ जाएगा तो ऑर्डर बहुत जल्दी आ जाएगा, R/QO। तो एक साल की रिक्वायरमेंट जितनी थी उसमें से आप एक बारी में कितना भेज रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि कितने ऑर्डर आपको प्लेस्ड करने हैं, कितने ऑर्डर आपको डिस्पैच करने हैं। टाइम निकालना हो आप, टाइम गैप निकालना हो बिटवीन 2 ऑर्डर्स। अगर आपने कितने टाइम में आपने अपने ऑर्डर्स कंप्लीट किए तो 365 अपॉन में नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स,
अगर आप डेज में निकाल रहे हो तो 365, वीक्स में निकालते हो तो 52 वीक्स, मंथ्स में 12, क्वार्टर में 4, इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हो। यूजुअली जो है हम डेज में निकालते हैं। और मुझे अगर इसकी टोटल कॉस्ट निकालनी है, TIC, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालनी हो, तो इसका फॉर्मूला है TPC, टोटल परचेजिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट। इन तीनों के अगर मैं टोटल निकाल लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास जो है एक साल में जितने भी मैंने ऑर्डर सामने वाले को डिलीवर किए हैं उनकी मुझे टोटल कॉस्ट क्या पड़ी है। उसके बाद मैं उससे मार्जिन लेती हूँ, अपना मार्जिन जोड़ती हूँ, ये सब चीज़ें बात की बात हो जाती है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिफाइन द इकोनॉमिक साइज इन वन टाइम लोड, नंबर ऑफ ऑर्डर, टाइम गैप एंड प्रोडक्शन की जो आपने सेलिंग की है, गुड्स डिस्पैच की है, उसका पूरा कॉस्ट आपको एस्टिमेट करता है। ये प्रैक्टिकल अप्रोच में बहुत इजी है, बहुत तरीके से निकाला जा सकता है। फॉर्मूलाज जो होते हैं हम इसकी थ्योरीज में रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ एनालिसिस है हमारे पास यहाँ पे इन्वेंट्री लेवल्स। तो इन्वेंट्री लेवल्स में फोर्थ एनालिसिस इन्वेंट्री लेवल्स या लिमिट्स। यहाँ पे जो है हम 5 टाइप के लेवल्स निकाल लेते हैं अपने, इनके सिर्फ नेम डिस्कस कर लेते हैं। मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, ऑर्डर पॉइंट, ऑर्डरिंग लेवल एंड डेंजर लेवल या इमरजेंसी लेवल। कितना स्टॉक जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने पास होना चाहिए, कितना मिनिमम से मिनिमम अपने पास होना चाहिए, एवरेज दोनों के बीच का कितना होना चाहिए, ऑर्डरिंग लेवल किस ऑर्डर पे जो है हमें ज़रूरत पड़ सकती है तो कितने टाइम बाद हमें ऑर्डर कर देना चाहिए, डेंजर या इमरजेंसी लेवल कि अगर इतना स्टॉक आपने रख रखा है तो इट मीन्स आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने गुड्स को परचेज़ करने की, अपने गुड्स को नया करने की, अपने गुड्स को अरेंज करने की। तो यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के 5 लेवल्स निकालते हैं, विद फॉर्मूलाज निकालते हैं। फॉर्मूलेज जो होते हैं वो यूज़ करने थोड़े टिपिकल से होते हैं इसके, बट हम अगर तरीके से समझते हैं तो वो 5 चीज़ें हम इसके लेवल्स निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें इसकी कितना मैक्सिमम स्टॉक है, कितना मिनिमम स्टॉक है, कितने मैक्सिमम डेज है, कितने मिनिमम डेज है, कितना एवरेज है, ये सब चीज़ें जो है वो कैलकुलेट कर लेनी होती है ऑटोमेटिकली। तो इन्वेंट्री लेवल्स जो है उसमें सिर्फ हम फॉर्मूला का यूज़ करके ही 5 लेवल्स अपना निकाल सकते हैं। ठीक है। फिफ्थ टेक्निक जो है हमारे पास, ये ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा इसलिए सिर्फ इसके नेम को डिस्कस करते हैं और कैसा इसका यूज़ करना है वो डिस्कस करते हैं। फिफ्थ टेक्निक है आपके पास परपेचुअल एंड पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम। देखिए 2 सिस्टम है ये, परपेचुअल एंड पीरियोडिकल। जब भी मुझे अपना गुड्स डेली रूटीन में चेक करना है, मैं अपने गुड्स मेरे पास जो आ रहा है, कितना जा रहा है उसको मैं डेली रूटीन में चेक करती हूँ, डेट इज़ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। और जब मैं कोई टाइम गैप डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे 1 महीने के बाद देखना है, मुझे 7 दिन बाद देखना है, 1 वीक के बाद देखना है, मुझे 1 क्वार्टर के बाद देखना है, वो पीरियोडिकल है। मतलब डेली नहीं, यहाँ पे आपका डेली रूटीन है, यहाँ पे आपका पीरियड वाइज रूटीन है। मतलब आपके पास टाइम रूटीन है कि आप कितने समय बाद जो है अपने गुड्स की मूवमेंट करोगे। तो जो इसकी एडवांटेजेस है वो इसकी डिसएडवांटेजेस है, और जो इसकी डिसएडवांटेजेस है वो इसकी एडवांटेजेस है। अगर हम सोच के देखें, परपेचुअल के एडवांटेजेस ये है कि आप डेली रूटीन का गुड्स चेक कर पा रहे हो, तो आप देख पाओगे क्या वेस्टेज तो नहीं है, कोई गुड्स ख़राब तो नहीं हो रहा है, किसकी शॉर्टेज है आपको पता चल जाएगा, डेली रूटीन की बुक्स कीपिंग अच्छे से मैनेज हो पाएगी, अकाउंट्स प्रॉपर तरीके से बन पाएंगे। बट डिसएडवांटेजेस है आपको रखने, इसको संभालने के लिए इसको वॉचमैन की ज़रूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल उसको देने के लिए सैलरी, ये सब चीज़ें जो है डेली रूटीन का बर्डन, ये सब चीज़ें जो आपकी डिसएडवांटेजेस है। पीरियोडिकल की यही एडवांटेजेस बन जाती है, डेली रूटीन का झंझट नहीं रहता है। बट डिसएडवांटेजेस है, आप कभी कभार जाके चेक करोगे गुड्स को तो आपकी कौन से वेस्टेज हो रहे हैं, कौन सी शॉर्टेज हो रही है, किस गुड्स की रिक्वायरमेंट कब थी, आपसे आइडेंटिफिकेशन एक बारी में नहीं हो पाता है। तो परपेचुअल मीन्स डेली चेकिंग ऑफ गुड्स, पीरियोडिकल मीन्स पीरियड या गैप वाइज चेकिंग ऑफ गुड्स। एक दूसरे की एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को अगर हम डिस्कस करें तो अपोजिट है, इसका इसमें चला जाएगा एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को नेगेटिव वे में लिखना या डिनाई वे में लिखने के लिए,
डिसएडवांटेजेस इसकी, एडवांटेजेस पॉजिटिव वे में लिखने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। डेट्स इट। तो हमारे पास 5th टेक्निक होती है, ये सिर्फ थियोटिकल होती है जिसको हम अपने यूज़ कर रहे होते हैं। 6th हमारे पास है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या मूविंग रेशियो भी बात की थी। ये अगर हमने बात करी रेशियो एनालिसिस में भी पढ़ा हुआ है ITR। अगर हमने रेशियो एनालिसिस पढ़ा हुआ है तो उसमें भी पढ़ा हुआ है ITR रेशियो एनालिसिस में। तो ITR इसको हम निकालते कैसे है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कितनी गुड सोल्ड थी अपॉन में एवरेज स्टॉक, इसको हम ऐसे निकाल लेते हैं। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और एवरेज स्टॉक निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 या मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हमारे पास टाइम्स में निकल जाते हैं कि हमारा गुड्स जो है कितनी बार मूव हुआ है एक साल में। उसके बाद हम टाइम गैप्स भी निकाल सकते हैं, सेम वही है, इसका इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड निकाल सकते हैं। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड मतलब कितने समय तक रखा था फिर हमने चला गया था, तो डेज में निकालते हैं तो 365 अपॉन में ITR। ठीक है, तो ये हमारे पास होल्डिंग पीरियड निकल जाएगा 365 अपॉन में ITR कि 365 डेज था, ITR इतने बार गया है तो इतने इतने समय बाद 40 दिन 45 दिन 50 दिन इतने समय बाद ये गुड्स मूव हुआ है। मूविंग रेशियो भी बोलते हैं इसको, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को। ये भी एक कंट्रोलिंग टेक्निक की बहुत अच्छी एनालिसिस है जिसको हम यूज़ करते हैं अपने सेम टू सेम, ये EOQ की पॉलिसी की तरह है। अगर हम बात करें इन्वेंट्री कंट्रोलिंग टेक्निक्स तो ये सेम टू सेम EOQ पॉलिसी की तरह है कि एक साल में कितनी बार गुड्स जो है मूव होएगा। वहाँ पे बस एक चीज़ एक्स्ट्रा पता चल जाती है कि एक बारे में कितना लोड भेजना है, यानी वन टाइम लोड साइज ऑफ गुड्स रिगार्डिंग गुड्स हमें वो भी आइडेंटिफिकेशन उसमें हो जाता है। तो EOQ पॉलिसी ज़्यादा बेस्ट है रिगार्डिंग द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। बट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो काफ़ी अच्छी एनालिसिस है ये। एंड 7th टेक्निक जो है इसकी वो है इनपुट आउटपुट रेशियो। 7th टेक्निक जो है उसका नेम है इनपुट आउटपुट रेशियो, कंट्रोल भी बोलते हैं हम इसको, कंट्रोल रेशियो, इनपुट आउटपुट रेशियो। तो अगर मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक एक्चुअल है, पहले स्टैंडर्ड है और फिर मेरे पास एक एक्चुअल भी है, तो मैं इनपुट स्टैंडर्ड का आउटपुट स्टैंडर्ड का इंटू में 100 करके वो रेशियो निकाल सकती है, परसेंटेज निकाल सकती हूँ। अगर एक्चुअल का है तो इनपुट एक्चुअल का आउटपुट एक्चुअल का इंटू में 100 करके, अगर मैं 100 करूँगी तो वो परसेंटेज फॉर्म में आ जाएगा। मैं अगर 100 नहीं करूँगी, मतलब आप 100 यूज़ नहीं कर रहे हो, डेट मीन्स वो आपके पास वैसे नॉर्मल रैशनल फॉर्म में आ जाएगा। इंटू रुपीज़ करोगे तो आपको उसकी कॉस्ट की पता चल जाएगी, मतलब I अपॉन में O इंटू में आप रुपीज़ करोगे पर यूनिट प्राइस, तो आपको टोटल प्रोडक्ट का प्राइस भी पता चल जाएगा। तो इनपुट आउटपुट रेशियो, कंट्रोल रेशियोज भी कैलकुलेट किया जा सकता है। यहाँ पे हमने 7 टाइप की एनालिसिस पढ़ ली है। कौन कौन सी? बजट एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल, सेलेक्टिव एनालिसिस, EOQ, इन्वेंट्री लेवल्स, परपेचुअल पीरियोडिकल सिस्टम, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड इनपुट आउटपुट रेशियो। ये 7 टेक्निक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है कंट्रोलिंग में। एक दो और भी चल रही है आजकल, जस्ट इन टाइम GIT एनालिसिस। जस्ट इन टाइम लेकिन काफ़ी कॉस्टली टेक्निक है। ये सारी एनालिसिस जो है कॉस्टली नहीं है, ये आप शुरू से करते आ रहे हो और प्रॉपर तरीके से यूज़ भी है, यूज़फुल भी है, तो इसमें कोई कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं लगती है। बट जो JIT जो है जस्ट इन टाइम अप्रोच, ये काफ़ी कॉस्टली टेक्निक है। JIT एनालिसिस में आपको ये बताना, जस्ट इन टाइम, जैसे मुझे अभी गुड्स चाहिए तो मैंने अभी कॉल कर दी, अभी मेरे पास गुड्स सुबह पहुँच जाएगा। बट अगर आपको जल्दी से जल्दी कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे लेते हैं। तो इसमें आपको इतना प्रोक्योरमेंट रखने की, स्टोरेज रखने की ज़रूरत नहीं होती है। प्रोक्योरमेंट और स्टोरेज की कॉस्ट से आप बच गए, बट आपने जो है एक्स्ट्रा एडिशनल पे किया है फॉर द फास्ट डिलीवरी। तो ये एक जस्ट इन टाइम की एक थोड़ी सी डिसएडवांटेजेस है, तो इसलिए हम इसको कंट्रोलिंग टेक्निक में यूज़ ही नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टोरिंग कंट्रोलिंग कुछ किया ही नहीं है। बट हाँ, अगर आपको सिर्फ अपने गुड्स को वेस्ट होने से कंट्रोल करना है तो ये एक अच्छी एनालिसिस है। तो इसलिए हम इसकी 7th जो है वो ऑल द टेक्निक्स या जो इसकी ट्रेडिशनल टेक्निक्स है उन्हीं का यूज़ करते हैं फॉर प्रॉपर कंट्रोलिंग, फॉर द बेस्ट कंट्रोलिंग। ये जो एनालिसिस है ये आपकी वेस्टेज को, डिफेक्टिव को, स्क्रैप को, अदरवाइज जो भी आपकी कोई भी चीज़ को स्टोर करने में, मतलब कोई ख़राब होने से बचाने के लिए सबसे अच्छी टेक्निक्स में यूज़फुल मानी जाती है। अगर हम प्रॉपर बात करें कौन सी टेक्निक सबसे बेस्ट है, तो उसमें हमारे पास EOQ और ITR,
और पीपीस, ये तीनों टेक्निक्स जो है वो प्रॉपर अच्छी टेक्निक्स में कैलकुलेट की जाती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले में आपको डिस्कस जो रहेगा वो आपका इन्वेंट्री जो मेथड्स है वो हो चुका है और इन्वेंट्री कंट्रोलिंग टेक्निक्स हो चुकी है। तो जो कंट्रोल मटेरियल के रिगार्डिंग था वो सारा कंसेप्ट कंप्लीट है। ओके, थैंक यू सो मच।